वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करना, वरना बहुत सारी चीजें तुमसे मिस हो जाएंगी। पिछले एपिसोड में जियान को रिफाइन करनी थी वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम। अब क्योंकि इसमें 320 फ्लेम को यूज करने की जरूरत थी, तो इस प्रोसेस में जियान को कुछ खास परेशानी नहीं होती। आखिर उसके शरीर में ऑलरेडी 3 हेवली फ्लेम्स थे। इसका तीसरा स्टेप जिनमें इन तीनों फ्लेम सीड्स को मर्ज करना होता है, वो जियान के लिए थोड़ा सा टीडियस हुआ था। अच्छी बात है कि जियान के पास ऑलरेडी हेवली फ्लेम्स को मर्ज करने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसकी बॉडी ऑलरेडी इतने सारे नेचुरल ट्रेजर्स के द्वारा रिफाइन करी गई है। इस वजह से 20 फ्लेम कुछ खास बड़ी परेशानी खड़ी नहीं करती। जियान को फ्लेम क्रिएशन स्किल को कम्प्लीटली मास्टर करने में 1 महीना लग जाता है, और वही टाइम था इस वर्म होल से एग्जिट करने का। जियान ने यहाँ पे एग्जिट किया था वो था सेंट्रल प्लेन्स का मिडिल रीजन। अगर हम स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो ये सेंट्रल प्लेन्स के मिडिल रीजन का साउथ वेस्टर्न पार्ट होता है। इसे डोमिनेट करते हैं बर्निंग फ्लेम वैली और साउंड वैली। कोइंसिडेंटली लिu चिंग का क्लैन भी यहीं पे था। जहाँ तक पहुँचने में जियान और लिनयान को लगता है 1 दिन। एपिसोड की शुरुआत यहीं से होती है। जियान और लिनयान जब सिटी के पास पहुँचते हैं तो उनके सामने एक मैजेस्टिक सी सिटी वॉल अपीयर होती है। सिटी वॉल के बड़े से गेट में से बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स आ रहे और जा रहे थे। यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर काफी नॉइजी होता है। ये दोनों भी बड़ी आसानी से इसमें एंटर कर जाते हैं। इन्हें दिखाई देती है एंडलेस रोड, जिसके चारों तरफ कई शॉप्स थी। क्योंकि ये दोनों पिछले 1 महीने से लगातार वर्म होल में ट्रैवल कर रहे थे, तो यहाँ के नॉइजी एटमॉस्फेयर से अडेप्ट करने में काफी परेशानी हो रही थी। जियान इस सिटी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के बाद बोलता है ये सिटी काफी लाइवली दिखाई देती है। इसे ब्लैक कॉर्नर रीजन की सबसे प्रॉस्परस सिटीज से कंपेयर किया जा सकता है। लिनयान हंसते हुए कहता है ये सेंट्रल प्लेन्स का मिडिल रीजन है, जो कि पूरे कॉन्टिनेंट का मिडिल एरिया है। हालांकि ब्लैक कॉर्नर रीजन भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इस जगह से कैसे कंपेयर किया जा सकता है। वो तुरंत ही रूट को आइडेंटिफाई करके जियान को लेकर लिu क्लैन की तरफ जाने लगता है। वो सिटी में कुछ समय के लिए रह चुका है, इस वजह से यहाँ की रोड्स उसके लिए काफी फैमिलियर है। जियान लिनयान को लगातार फॉलो करता है। ये कई लंबे लंबे रास्तों से ट्रैवल करते हुए और भी कई ट्विस्ट और टर्न्स के बाद पहुंच जाते हैं एक बड़े से मैनर के सामने। ये मैनर बहुत बड़ा था, और तो इसके बाहर हम देख सकते हैं कई गार्ड्स को, जिनके हाथों में वेपन्स को देखा जा सकता है। उनकी अलर्ट आंखें चारों तरफ घूम रही होती है। मैनर के इतने टाइट डिफेंस को देख के जियान भी स्टार्टल हो जाता है। वो एक सरप्राइज के साथ बोलता है क्या इतने सारे गार्ड्स की दिन में जरूरत है। ये देख के लिनयान स्टंड हो गया था। एक मोमेंट के बाद अपनी भौं को सिकोड़ के बोलता है मुझे यहाँ पे चीजें कुछ गलत लग रही है। पास्ट में लिu क्लैन ने इतने सारे गार्ड्स को पोस्ट नहीं किया था, तुम जरा वेट करो। ये कहने के बाद लिनयान चारों तरफ देखने लगता है। फटाक से उसे एक गार्ड दिखाई दिया था। वो उसकी तरफ दोनों हाथ कप करके बोलता है फ्रेंड क्या मैं जान सकता हूँ कि टियानहुआंग सिटी में क्या हुआ है? लिu क्लैन इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहा है? जिस बंदे को लिनयान ने रोका था वो लिनयान की तरफ एक डाउटफुल नजर से देखता है। वो कहता है क्या तुम इस सिटी से नहीं हो? अभी लिu क्लैन और चैंग क्लैन वर्म होल के मैनेजिंग राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। अभी दोनों ही क्लैंस के कई लोग सिटी के सेंटर में इकट्ठे हुए हैं। उस शो को देखने के लिए बहुत सारी भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है। ये सुन के लिनयान का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। सामने वाले बंदे की तरफ दोनों हाथ कप करके वो जियान की साइड में आ गया था। वो एक सॉफ्ट आवाज में कहता है सॉरी, जहाँ तक मुझे याद है इस साल के वर्म होल राइट्स को लिu क्लैन ही संभालने वाला था, फिर यहाँ पे फाइट क्यों हो रही है? उस इंसान की बात जियान के कानों में भी चली गई थी। वो एक स्माइल के साथ कहता है जैसे ही हम सिटी के मिडिल में जाएंगे हमें भी मालूम पड़ जाएगा। ये सुन के लिनयान भी हंसने लगा था। वो कहता है लगता है लिu चेन को क्लैन हेड बनना कुछ ज्यादा भा नहीं रहा, चलो हम भी वहाँ पे चलते हैं। ऐसी फाइट काफी अनकॉमन है। ये कहने के बाद लिनयान घूम के आगे जाने लगता है। लिनयान को काफी तेजी से आगे जाते हुए देख जियान भी उसे फॉलो करने लगता है। सीन टियानहुआंग सिटी के मिडिल में शिफ्ट होता है। हमारी नजर जाती है एक बड़े से एरिया पे जो एक ग्रीन रॉक से बना हुआ था। ओपन ग्राउंड के सेंटर पे होता है एक स्टोन प्लेटफॉर्म। हम उस पे एक बड़े से डार्क वर्म होल को देख सकते हैं जो कि धीरे धीरे रोटेट हो रहा था। उसमें से एक शॉकिंग स्पेशल रिपल रिलीज होती है। अब इस ओपन ग्राउंड में बहुत सारे लोगों को देखा जा सकता है, और यहाँ की नॉइज की तो बात ही मत करो। कई लोगों के कानों में घंटियां बज रही थी। सभी की क्यूरियस नजरें होती है सेंटर पे। उस स्पॉट पे 2 ग्रुप खड़े हुए थे। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे इनके बीच में फाइट होने वाली है। हमारा ध्यान जाता है लेफ्ट साइड में, जहाँ पे लीडिंग स्पॉट पे खड़ा हुआ होता है एक हट्टा कट्टा इंसान। अभी उसकी आईब्रोज नीट थी और उसके चारों तरफ एक डेंजरस सा ऑरा था। वो कहता है चेन्या, इस बार के वर्म होल मैनेजिंग राइट्स हमारे लिu क्लैन के पास है, तो तुम्हारे एक्शंस का क्या मतलब है? इस इंसान का फेस काफी फैमिलियर था। अगर हम इसे केयरफुली देखते हैं तो ये लिu चिंग से ही मैच करेगा। अभी की लिu चिंग की स्पीड पहले जैसी नहीं है। जो लिu चिंग पहले काफी जल्दी एक्शंस लेता था, अब उसे कामनेस ने रिप्लेस कर लिया है। आफ्टर ऑल लिu क्लैन को एक क्लैन हेड चाहिए था, ना कि कोई इम्पल्सिव सा लौंडा। लिu चिंग के पीछे होते हैं तो व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन। ये दोनों काफी रैंडम तरीके से खड़े होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी से एक डांस ऑरा रिलीज हो रहा होता है। एज अ रिजल्ट उन्हें कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता। एडिशनली हम एक और फिगर को देखते हैं। ये लड़कों की आंखों को खूब अट्रैक्ट कर रही थी। अब इस लेडी ने रेड क्लोथ्स पहन रखे होते हैं। इसका चेहरा अल्योर से भरा हुआ था। इसे देखने वाले तुरंत ही अट्रैक्टेड हो जाते थे। ये चेहरा भी काफी फैमिलियर था, क्योंकि ये थी लिu फे। ऑफ कोर्स उसी लड़की की बात हो रही है जिसका कॉन्फ्लिक्ट इनर एकेडमी में जियान के साथ हुआ था। हाँ, याद आ गया होगा, जिसके जूनर ने एक तमाचा लगा दिया था। लेकिन इतने सालों के बाद लिu फे और भी अट्रैक्टिव हो गई थी। अब ये टर्की ऑथर और कुछ भी लिख रहा है, लेकिन मैं ये बोलूंगा नहीं। लिu चिंग के ग्रुप के अपोजिट में होता है एक और ग्रुप। इसके लीडर स्पॉट पे होता है एक मिडिल एज मैन। वो लिu चिंग की तरफ सिनिस्टरली ग्लैंस करके बोलता है कि लिu चिंग, अगर हम बात करें तो तुम मुझसे एक जनरेशन यंगर हो, तुम अपने सीनियर से ऐसे बात कैसे कर सकते हो? ये सुन के लिu चिंग के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है। वो कुछ कहने वाला होता है, तभी ग्राउंड में एक एल्डरली आवाज आती है। वो कहता है ये मेरे बर्निंग फ्लेम वैली का नया ऑर्डर है। इस आवाज को सुन के सभी का ध्यान इसकी तरफ चला गया था। सभी को दिखाई देता है एक ओल्ड मैन जिसने क्रिम्सन रंग की रोब्स पहन रखी होती है। अब इसके हाथ पीछे थे। जब
लोग इस ओल्ड मैन को ध्यान से देखते हैं तो उनके चेहरों पर स्टन्ड एक्सप्रेशन आ गए थे। वो कहते हैं ये तो बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर चीहुओ हैं। इस बुड्ढे को देख के लिu चिंग के ग्रुप के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। इमीडिएटली वो अपने हाथों को कप करके एक घटिया सवाल से बोलते हैं, यहाँ पे तो एक्चुअली एल्डर चीहुओ आए हैं, क्या हम इस नए ऑर्डर का रीजन जान सकते हैं? क्योंकि पुराने रूल्स के हिसाब से वर्म होल के राइट्स को हैंडल करने का भी टाइम नहीं है। वो ओल्ड मैन जिसका नाम चीहुओ होता है, हम उसकी एक फेंट आवाज सुनते हैं। वो कहता है बेली चीफ ने ये ऑर्डर दिया है, उनके लिए पिल को रिफाइन करने के लिए कुछ हाई टियर के एल्केमिस्ट की जरूरत है जो कि बर्निंग फ्लेम वैली में जाएंगे, लेकिन उनके लिए अभी तक कोई सूटेबल इंसान नहीं मिला। इस वजह से ये ऑर्डर इशू किया गया। कोई वीकलैंड जो कि हाई टियर के एल्केमिस्ट को ढूंढ सकता है उसे वर्म होल के राइट्स दिए जाएंगे और ये चलेगा अगले 3 सालों तक। वो बुड्ढा चैंग क्लैन की तरफ पॉइंट करके बोलता है, चैंग क्लैन ने ऑलरेडी लेवल 6 के एल्केमिस्ट को ढूंढ लिया है जो कि पिल टावर के द्वारा अप्रूव्ड है। अगर तुम्हारा लिu क्लैन भी एक ऐसे एल्केमिस्ट को ढूंढ लेता है तो वर्म होल के मैनेजमेंट राइट्स तुम्हें वापस दिए जा सकते हैं और तो और ये राइट्स 1 साल से 3 साल तक एक्सटेंड करे जा सकते हैं। एल्डर चीहुओ ने जहाँ पे पॉइंट किया था और वहाँ पे एक पर्पल क्लोथ ओल्ड मैन को देख सकते हैं जो खुद अपने हाथों को पीछे करके खड़ा हुआ था। ये सुन के लिu चिंग का एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो कहता है लेवल 6 का एल्केमिस्ट, ऑफ कोर्स उनके लिu क्लैन के पास एक एल्केमिस्ट था, लेकिन उनका सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट भी लेवल 5 का ही होता है। लिu क्लैन के पास कभी लेवल 6 का एल्केमिस्ट रहा ही नहीं, क्योंकि उस लेवल का जो भी एल्केमिस्ट होगा बर्निंग फ्लेम वैली खुद उसे काफी अच्छे से ट्रीट करेगी। तो फिर उनके क्लैन में कौन आने वाला है जो कि ना छोटा था ना ही बड़ा? लिu चिंग चीहुओ की तरफ देख के बोलता है, एल्डर चीहुओ ये मैटर बहुत ही सडनली हुआ है, क्या आप हमारे लिu क्लैन को कुछ और दिन दे सकते हो? हम टियर 6 के एल्केमिस्ट को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सुन के वो एल्डर काहियो अपना सिर हिलाता है। वो अपनी उस यूजुअल आवाज में बोलता है, वैले चीफ ने इस ऑर्डर को पर्सनली इशू किया है, आखिर मैं इसे डिले कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारे लिu क्लैन को तो भूल ही जाओ, इवन मेरे पास भी वो एबिलिटी नहीं है। अगर तुम्हारा लिu क्लैन आज एक लेवल 6 के एल्केमिस्ट को नहीं ढूंढ पाता तो फिर वर्म होल के मैनेजमेंट राइट्स आज चैंग क्लैन को दिए जाएंगे। जब ये एल्डर चीहुओ लिu क्लैन की बिना कोई इज्जत करे हुए इस तरीके से बात करता है तो लिu चिंग का एक्सप्रेशन और भी अगली हो जाता है। उसकी फिस्ट क्लेंच हो गई थी। आखिर एक दिन के अंदर एक लेवल 6 का एल्केमिस्ट कहाँ से मिलने वाला है? क्या इन लोगों को ऐसा लगता है कि एक लेवल 6 का एल्केमिस्ट आलू गाजर मूली की तरह? ऐसे एल्केमिस्ट की इवन पिल टावर भी वैल्यू करता है। लिu चिंग के पीछे खड़ी लिu फे अपनी दांती मीचती है। वो कहती है ये बुड्ढा जो कि मरने वाला नहीं है, इसे डेफिनेटली चैंग क्लैन ने घूस दिया है। लिu चिंग का एक्सप्रेशन और भी सिंक हो जाता है। वो कहता है शट अप। ये सुनकर लिu फे अपने पैर ही पटक सकती थी, लेकिन उसकी आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। लिu चिंग पीछे मुड़ के उन दोनों ओल्ड मैन की तरफ देखता है। वो कहता है एल्डर्स हमें क्या करना चाहिए? ये सुन के वो दोनों बुड्ढे भी काफी कड़वाहट फील कर रहे थे। वो कहते हैं ये न्यूज हमने भी सुनी है कि बर्निंग फ्लेम वैली हाई टियर के एल्केमिस्ट को ढूंढ रही है, लेकिन हमने इस पे कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। अनएक्सपेक्टेडली शायद फेयर ने सही बोला है, ये न्यूज चैंग क्लैन के पास पहले पहुंची है। मैंने 6 टियर के एल्केमिस्ट के बारे में सुना है। र्यूमर के हिसाब से 6 टियर का हाई लेवल का एल्केमिस्ट है जो कि काफी टाइम पहले एडवांस हुआ था। टियानहुआंग सिटी में कोई भी ऐसे एल्केमिस्ट को ढूंढ पाना जिसका लेवल इससे हाई हो, ये काफी डिफिकल्ट है। इन दोनों की आवाज सुन के लिu चिंग और भी परेशान हो जाता है। अब उसकी फिस्ट इतनी टाइट हो गई थी कि वहाँ से क्रैकिंग साउंड्स आ रहे थे। लिu क्लैन के लिए वर्म होल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे होने वाले इनकम पे ये लोग डिपेंड करते थे। क्योंकि वर्म होल से ही होने वाले इनकम से लिu क्लैन और लोगों को हायर करता था जिससे इनका फैक्शन एक्सपेंड हो सके। लेकिन अगर चैंग क्लैन इसे स्नैच कर लेता है तो लिu क्लैन की ग्रोथ भले बिल्कुल ना रुके, बट ये काफी स्लो हो जाएगी। वो बंदा जिसका नाम चैन्याओ था वो लिu चिंग को देख के एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन के साथ हंसता है। वो कहता है ही नेफ्यू लिu, तुम्हें इतना ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, तुम बस वर्म होल के राइट्स को चुपचाप से हैंड ओवर कर दो। अगर फ्यूचर में मेरा मूड बन जाता है तो मैं लिu क्लैन को भी कुछ बेनिफिट्स दे दूंगा। दूसरी पार्टी के मुंह से निकले हुए इस रिडिक्यूल को सुन के लिu चिंग का चेहरा एकदम ग्रीन हो जाता है। लेकिन करेंटली वो लिu क्लैन का हेड था, उसका हर एक एक्शन लिu क्लैन के एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वो तुरंत ही अपनी फ्यूरी को सप्रेस करने के बाद अपनी दांतें मीचता है। लिu चिंग एक डीप और डार्क वॉइस में बोलते हैं, चन्या तुम इस बार अपने आप को रूथलेस मान लो। ये कहने के बाद लिu चिंग जाने के लिए मुड़ गया था, लेकिन जस्ट लिu चिंग मुड़ा ही था, ग्राउंड में एक फिगर फ्लैश होता है। वो हंसते हुए कहता है, ही लिu चिंग क्या तुमने आज कोई गलत दवा खा ली है? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुम इतनी आसानी से गिव अप करने वालों में से तो हो नहीं। जब लिu चिंग का ध्यान जाता है उस बंदे पे तो वो भी स्टार्टल्ड हो गया था। वो कहता है लिनियान। इमीडिएटली वो साइक करने के बाद बोलता है, हमें इस बारे में भूल जाना चाहिए, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तुम एक टियर 6 के एल्केमिस्ट नहीं हो जिसकी वजह से तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाओगे। ये सुन के लिनियान अपनी बत्ती से दिखाता है। वो कहता है ऑल्दो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोई ऐसा है जो तुम्हारी हेल्प करेगा। ये कहने के बाद वो आसमान की तरफ देख के चिल्लाता है, तुम्हारा नीचे आने का कब प्लान है? लिनियान के एक्शंस को देख के लिu फे, लिu चिंग सभी लोग स्टार्टल्ड हो गए थे। सभी की आंखें जाती हैं आसमान की तरफ। उन्हें दिखाई देता है कि यंगमैन जो कि हवा में चल रहा है, जिसके बाद ये यंगमैन जेंटली ग्राउंड पे लैंड करता है। इस सीन को देख के लोगों के दिलों में चिल फैल गई थी। वो कहते हैं हवा में वॉक करना ये तो एक एलीट दोजोंग है। लिu चिंग अपने दोनों हाथ कब करके कुछ कर्टियस वर्ड्स बोलने वाला था, तब एक फैमिलियर सी हंसी जिसे वो कभी भूल नहीं सकता उसके कानों में आती है। इस हंसी को सुन के उसकी पूरी बॉडी स्टिफ पड़ गई थी। वो कहता है लिu चिंग हमें मिले काफी साल हो गए, तुम्हारे कैसे हाल चाल है? इस फैमिलियर लाफ को सुन के एक मोमेंट के लिu चिंग की बॉडी स्टिफ पड़ गई थी। वो जैसे तैसे रिकवर होता है। उसकी डिसबिलीफ से भरी आंखें देखती है सामने के यंगमैन को। वो कहता है तुम जियान हो? लिu चिंग की आवाज आई थी तभी उसके पीछे खड़ी लिu फे की बॉडी अचानक से ट्रेम्बल होती है। जियान एक ऐसा नाम जिसने लिu फे के दिल में एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ा था कि वो इसे भूल नहीं पाई थी। ये इनर अकेडमी का वही ट्रू जीनियस है जिससे उसका कजन ब्रदर जिसके ऊपर लिu फे बहुत ही प्राउड फील करती थी वो भी कैच नहीं कर सकता। उसकी दोनों आंखें सीक्रेटली सामने के इंसान को देखती हैं, लेकिन जब उसकी आंखों के सामने एक दूसरा चेहरा आता है तो वो थोड़ी स्टार्टल्ड हो गई थी। लेकिन जब उसकी आंखें कुछ पॉइंट
पॉइंट्स को पकड़ लेती है तो हम उसके हाथों को कांपते हुए देखते हैं। उसकी आंखें जियान को डॉज करने लगती हैं। इनर एकेडमी में उसने जियान के साथ छोटी सी दुश्मनी कर ली थी। इसी ग्रज की वजह से लिu चिंग से जियान ने फाइट करी थी, लेकिन उसका रिजल्ट ऐसा हुआ था कि लिu फे के दिल की सपोर्ट पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी। अभी तक लिu फे उस फिगर को नहीं भूल पाई थी जो कि प्राउड एक्सप्रेशन के साथ अरेना में खड़ा हुआ था। तब जियान बस वो यंग मैन था जो एकेडमी में एंटर ही हुआ था, लेकिन उसकी अचीवमेंट्स ने पूरी इनर एकेडमी का ध्यान अट्रैक्ट किया था। लिu फे अपने लोअर लिप को बाइट करती है। वो कहती है क्या ये सच में वही है? शुरुआत से ही ब्यूटीज हमेशा हीरो को लाइक करती हैं। इस दुनिया में भी ऐसे कई लोग हैं जो उसके कजिन ब्रदर से स्ट्रॉन्ग हैं। वो लिu फे के दिल में एकदम अनडिफीटेबल लगते हैं। इसी वजह से वो दूसरों से अच्छे से बिहेव करना सीखी थी। जियान कहता है मेरे लुक्स थोड़े चेंज हो गए हैं, लेकिन तुम आवाज को तो पहचान ही सकते हो। जियान हाथ वेव करने के बाद लिu चिंग की पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करता है। वो कहता है 7 स्टार दो हुआंग, नॉट बैड, तुम कम से कम लिनियन से तो पावरफुल ही हो। लिu चिंग इस फैमिली टोन को सुन के फाइनली समझ जाता है कि सामने वाले इंसान की आइडेंटिटी क्या है। उसकी आंखों में एक एक्साइटमेंट फ्लैश होता है, लेकिन जब वो जियान को ध्यान से ऑब्जर्व करता है तो उनमें एक डलनेस आ गई थी। वो एक कड़वाहट के साथ हंसते हुए बोलता है, लगता है तुमने दूसरों क्लास में ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर लिया है ना। लिu चिंग ने भी क्लियरली जियान को हवा में वॉक करते हुए देखा था। लिu चिंग के शब्दों को सुन के उसके पीछे खड़ी सभी लोगों के एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। उनकी सरप्राइज नजरें जाती है जियान की बॉडी के ऊपर। इतने यंग एक्सपर्ट दोस्तों को ढूंढना बहुत रेयर था। जियान इस फैक्ट को न छिपाते हुए बोलता है, मैं बस थोड़ा लकी रहा हूँ। लिu चिंग साई करने के साथ बोलता है, मैं अब भी तुम्हारा मैच नहीं हूँ। तुम सच में इनर एकेडमी के सबसे आउटस्टैंडिंग टैलेंट होने के वर्दी हो। मेरे पास इस फैक्ट को एडमिट करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। एकेडमी के टाइम पे जब लिu चिंग दोबांग क्लास में था तब जियान एक दोलिंग ही था, लेकिन कुछ ही सालों में जियान वहाँ पे पहुँच गया है जहाँ पे पहुँचने की लिu चिंग सपने देखता है। ये एक्सट्रीम चेंज लिu चिंग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। जियान स्माइल करता है। उसकी आंखें जाती हैं पीछे लिu फे के ऊपर। वो उसे भी देख के एक बार नोट करता है। तुरंत लिu फे का चेहरा ब्राइट रेड हो गया था। वो तुरंत ही अपने चेहरे को घुमा लेती है। जियान अपनी नजरों को वापस लिu चिंग की तरफ लाता है। वो कहता है, जब मैं एकेडमी में नहीं था तो तुम लोग मुझे बिना बताए निकल गए। मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ एक्सीडेंट ना हो गया हो। लिu चिंग भी एक स्माइल के साथ कहता है, लिनियन ने हमसे कहा था कि तुम्हारी रिवेंज पूरी हो गई है, तो फिर हमारा वहाँ पे रहना एकदम वेस्ट ऑफ टाइम था। इस वजह से हमारी टोली वहाँ से चली गई थी। अच्छा हाँ, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? अब लिu चिंग का चेहरा थोड़ा सा बेटर लग रहा था। क्लियरली वो जियान से यहाँ पे मिलकर काफी खुश था। जियान स्माइल करता है। उसकी आंखें एक बार चैंकलैन के ऊपर जाती हैं। जियान कहता है, मुझे पिल रीजन की तरफ जाना है। मैंने सुना था इस सिटी में एक वर्महोल है, तो मैंने कहा जाते जाते मैं तुमसे भी मिल लेता हूँ। ये सुन के लिu चिंग नोट करता है। वो तुरंत ही हंसते हुए बोलता है, आज के बाद वर्महोल फिर से ओपन होगा। मैं तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। इस छोटे मैटर को तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। तभी लिu चिंग के पीछे लिu फे की आवाज आती है। वो कहती है, इस बार तो वर्महोल को चैंकलैन मैनेज कर रहा है। हम उनकी आंखों में हमेशा आइस हो रहे हैं। कजन ब्रदर, अगर आप अपने आप को शो करते हो तो वो आपके लिए परेशानियाँ खड़ी करना शुरू कर देंगे। ये सुन के लिu चिंग का दोबारा से एक्सप्रेशन चेंज होता है। वहीं पे लिu फे ने भी बोलना बंद कर दिया था। हमारा ध्यान जाता है जियान की तरफ। उसके रिएक्शन से तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने लिu चिंग का फेस ही नहीं देखा। वो लिu फे की तरफ देख के एक स्माइल के साथ बोलता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है? लिu चिंग जियान के कंधे को अपने पास खींच के बोलता है, अरे ये तो छोटी मोटी बात है, चलो हम यहाँ से पहले चलते हैं। क्योंकि तुम टियानवांग सिटी में पहली बार आए हो तो मुझे तुम्हारा प्रॉपर वेलकम करना ही होगा। जियान लिu चिंग को देख के हंसते हुए बोलता है, लेकिन जब तुम जामा एम्पायर में गए थे तब तो मैंने इस तरीके से बिल्कुल नहीं बोला था। ये सुन के लिu चिंग के हाथ स्लिप हो जाते हैं। वो जियान की तरफ देख के एक बेटर तरीके से बोलता है, ये जामा एम्पायर नहीं है, जस्ट चैंकलैन की स्ट्रेंथ ही मिस्टी क्लाउड से खतरनाक है। अगर तुम यहाँ पे इंटरवीन करते हो तो तुम्हारे लिए काफी परेशानियां बढ़ जाएंगी। अब लिनियन साइड में खड़ा हुआ था और ये लोग अपनी बात करे जा रहे हैं, तो वो बीच में अपनी नाक कैसे नेड़ा था। वो कहता है, हाँ लिu चिंग, लगता है तुमने जियान को काफी अंडर एस्टिमेट किया है। अभी जियान विनलाइटिंग पवेलियन से फाइट करके आया है। इवन विनलाइटिंग पवेलियन के उस चीफ फेटियन ने भी जियान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो आखिर ये छोटा सा चैंकलैन क्या है? ये सुन के लिu चिंग और बाकी के लोग स्टन हो जाते हैं। उनके एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो गए थे। विनलाइटिंग पवेलियन से अकेले फाइट करना? जियान स्माइल करने के साथ अपना हाथ वेव करके बोलता है, अरे तुम लोग इस बंदे की नॉनसेंस पे ध्यान मत दो। मैं तो अभी बस लाइटिंग माउंटेन से आ रहा हूँ और विनलाइटिंग पवेलियन से मेरी छोटी सी ग्रज थी, लेकिन अभी ऑलरेडी सेटल हो चुकी है। भले जियान की आवाज काफी फ्री लग रही हो, लेकिन इसमें कितने हिडन डेंजर्स हैं लिu चिंग का ग्रुप आसानी से सेंस कर पा रहा था। वहीं पे जब लिu फे की आंखें दोबारा जियान के ऊपर जाती हैं तो उनमें एक अनयूजुअल सा फ्लिकर दिखाई देता है। वहीं पे लिu चिंग के चेहरे पे था एक शॉक्ड एक्सप्रेशन। फाइनली काफी स्ट्रगल करने के बाद लिu चिंग कहता है, ये ट्रबल इस वर्महोल की वजह से क्रिएट हुआ है। ओरिजिनली इस साल हमारा लिu क्लैन इस वर्महोल को कंट्रोल करने वाला था, लेकिन बर्निंग फ्लेम वाली हाई टियर के अल्केमिस्ट को एज अ बार्गेनिंग चिप यूज कर रहे हैं। उस चैंकलैन को टियर 6 का अल्केमिस्ट जाने कहां से मिल गया, लेकिन मैं लिu क्लैन के अल्केमिस्ट का सबसे हाईएस्ट टियर लेवल 5 ही है। जियान कहता है, बर्निंग फ्लेम वाली हाई टियर के अल्केमिस्ट को क्यों ढूंढ रही है? उनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि उनके पास हाई टियर के अल्केमिस्ट ना हो। ये सुन के लिu चिंग अपना सिर हिलाता है। वो कहता है, इस मामले के बारे में मुझे भी कुछ खास जानकारी नहीं है। रूमर के हिसाब से बर्निंग फ्लेम वैली का जो चीफ है उससे अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ हाई टियर की पिल्स को रिफाइन करने की जरूरत है। ये सुन के जियान नोट करता है। उसकी आंखें जाती है उस बंदे पे जिसने पर्पल कलर के कपड़े पहन रखे होते हैं। जियान कहता है, दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है, जब तक तुम्हारे पास कोई ऐसा अल्केमिस्ट है जिसका टियर इससे हाई है, वर्महोल के राइट्स तुम्हारे क्लैन के पास आ जाएंगे। ये सुन के लिu चिंग नोट करता है। उसकी आशा से भरी नजरें जाती है जियान के ऊपर। वो जानता था कि जियान एक अल्केमिस्ट है और थोर इनर एकेडमी के अंदर ही जियान लेवल 5 की पिल्स को रिफाइन कर पाता था। उसके टैलेंट को देखते हुए बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि इतने सालों में उसकी अल्केमी स्किल्स डेवलप नहीं हुई। लिu चिंग के गैस के हिसाब से अभी जियान टियर 6 का अल्केमिस्ट है। उसे ऐसा लगता था कि जियान इस पर्पल
लोग इंसान को सरपास नहीं कर पाएगा, लेकिन वो इस एल्केमिस्ट से कमजोर भी नहीं होना चाहिए। ये सुन के जियान स्माइल करता है। जियान उस एल्डर चीहुओ की तरफ देख के अपने दोनों हाथ कप करता है। वो कहता है सीनियर ल्यू क्लैन ने अभी हार नहीं मानी, वर्म होल के मामले को हैंडल करने से पहले आप प्लीज थोड़ा वेट करो। जैसे जियान अपीयर हुआ था, एल्डर काईहुओ ने जियान को डिस्कवर कर लिया था। इतनी कम एज के दो जोंग को देख के और लोगों की तरह ये बुड्ढा भी शौक में आ चुका था। उसके हिसाब से शायद ही कोई ऐसा यंगर जनरेशन का एक्सपर्ट होगा जो इतनी कम एज में यहाँ तक पहुँच पाया है। परहैप्स एल्डर काईहुओ को जियान की स्ट्रेंथ के बारे में मालूम था, इस वजह से उनकी टोन काफी पोलाइट हो जाती है। वो कहते हैं अगर ल्यू क्लैन ने अभी तक डिफीट एडमिट नहीं करी है तो फिर उस एल्केमिस्ट को बुलाया जाए। अगर ल्यू क्लैन के एल्केमिस्ट का टियर ग्रैंड मास्टर शू से हाई होता है तो इस वर्म होल के राइट्स दोबारा ल्यू क्लैन के पास चले जाएंगे। ये सुन के जियान नॉट करता है, जिसके बाद जियान पीछे मुड़कर उस पर्पल रोब्ड ओल्ड मैन की तरफ अपने दोनों हाथ कप करता है। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं ग्रैंड मास्टर शू के साथ कम्पीट करना चाहूंगा। ग्रैंड मास्टर शू आपको क्या लगता है? ये सुन के एल्डर काईहुओ एकदम स्टन रह जाते हैं। वो कहते हैं ल्यू क्लैन ने तुम्हें इन्वाइट किया है। उनकी आंखें जियान को ऑब्जर्व करती हैं। तुरंत ही उनमें एक डिसबिलीफ आ गया था। जियान के दो जोंग होने की वजह से ऑलरेडी काईहुओ काफी शॉक में आ चुके थे। अगर जियान एक एल्केमिस्ट भी निकलता है तो क्या ये चीज कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग नहीं होगी? दुई की ट्रेनिंग और पिल रिफाइनमेंट दोनों ही काफी प्रोफाउंड रास्ते होते हैं। इनमें से किसी कैटेगरी में आउटस्टैंडिंग बनना ही बहुत डिफिकल्ट होता है। वहीं पे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके अचीवमेंट्स इन दोनों ही फील्ड्स में ग्रेट होती है। जियान के इन शब्दों ने नीचे क्राउड में भी कमोशन क्रिएट कर दिया था, लेकिन मैक्सिमम लोगों को जियान का विश्वास नहीं होता। और सामने खड़ा यंग मैन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास वो क्वालिफिकेशंस हैं जिससे वो ग्रैंड मास्टर शू को चैलेंज करे। जियान की इस बात को सुन के वो जंगशू भी स्टार्टल्ड हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पे तुरंत ही कोल्ड स्माइल फ्लैश होती है। वो जियान की तरफ देख के बोलता है हो सकता है मैं तुमसे दुई की ट्रेनिंग में कम्पीट ना कर पाऊँ, लेकिन अगर बात होती है पिल रिफाइनिंग की तो मैं तुमसे कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ जिसे सुनना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो कहता है तुम्हारे पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है। खैर जंगशू के इस कोल्ड लाफ को जियान इग्नोर करता है। उसकी आंखें जाती है चीहुओं की तरफ। जियान कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि हम कैसे कम्पीट करने वाले हैं? क्या हम ऑन द स्पॉट पिल को रिफाइन कर सकते हैं? लेकिन इस बात का रिप्लाई भी जंगशू करता है। वो कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे लिए इतने टाइम को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो एक कोल्ड आवाज में कहता है क्योंकि तुम एक एल्केमिस्ट हो तो तुम्हें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंस के बारे में तो पता ही होगा। तो चलो हम अपना कंपटीशन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का ही रखते हैं। क्योंकि तुम यंगर जनरेशन से हो तो मैं तुम्हें पहले अटैक करने का मौका देता हूँ। अगर तुम मुझे अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से पीछे फोर्स बैक कर सकते हो तो ये मैच तुम जीत जाओगे। खैर इस जंगशू को इतना एरोगेंटली बिहेव करने के लिए कोई ब्लेम भी नहीं कर सकता। एक एल्केमिस्ट और एक दो प्रैक्टिशनर, इन दोनों के बीच में सबसे बड़ी चीज होती है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। एक टियर 6 के एल्केमिस्ट की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑलरेडी एक दो जोंग से कंपेरेबल होती है। इनिशियली जंगशू को इन शब्दों को सुन के जियान थोड़ा स्टन्ड हो गया था। तुरंत ही उसके चेहरे पे एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन आ जाता है। वो मन ही मन में कहता है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में कम्पीट करना चाहता है। जंगशू अपने हाथों को वेव करके उन्हें पीछे ले जाता है। उसकी आंखें जियान को इंडिफरेंटली देखती हैं। उसने यहाँ पे अपने ग्रैंड मास्टर होने के जलवे बेखेरने शुरू कर दिए थे। वो कहता है बिगिन। ये सुन के जियान का मुंह खुला का खुला रह गया था, लेकिन फाइनली उसके मुंह से एक साई की आवाज आती है। जियान सभी की स्टन्ड आंखों के सामने अपने हाथ को रेज करता है, जिसके बाद उसे जेंटली नीचे ले जाता है। जैसे जियान का हाथ नीचे हुआ था, एक वास्ट और मेजेस्टिक सी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आसमान से नीचे आती है। ये एक तरीके के तूफान जैसी लग रही थी। जो चीहुओं के चेहरे पे हमेशा काम एक्सप्रेशन रहता था, इस पल में वो एकदम ड्रास्टिकली चेंज होता है। वहीं पे वो जंगशू एकदम हंस की तरह खड़ा हुआ था, उसका चेहरा भी एकदम सफेद पड़ जाता है। ये मेजेस्टिक सी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एकदम अनएंडिंग वेव की तरह अपीयर होती है। ये एक बहुत ही फ्राइटनिंग प्रेशर को लेकर उस ओल्ड मैन की तरफ आगे बढ़ रही थी। जहाँ से भी पास होती है स्पेस ट्रेम्बल होता है। ऐसा लग रहा था जैसे रियलिटी ही क्रैक हो रही है। हालांकि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का ना कोई कलर था ना कोई फॉर्म, लेकिन कोई भी प्रैक्टिशनर जो कि स्ट्रेंथ को पोजेस करता है उसके फ्राइटनिंग प्रेशर को सेंस कर पाएगा। ये प्रेशर सीधा सोल को टारगेट करता है, जैसे कि ये बहुत बड़ा माउंटेन है। इस समय जो लोग प्राइवेट कन्वर्सेशंस में लगे हुए थे उनके मुंह भी बंद हो जाते हैं। वहीं पे जो लोग जियान को नीची नजरों से देख रहे थे उनके चेहरे भी स्टिफ हो गए थे। एट अ ग्लैंस वो एकदम नमूने लग रहे थे। दूसरों क्लास में ब्रेक थ्रू करने के बाद अगर हम टियर को कंपेयर करें तो जियान 7 टियर में डेफिनेटली एडवांस कर चुका है, क्योंकि हम जानते हैं कि जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑलरेडी कितनी खतरनाक है। तो फिर वो ट्रू 7 टियर के एल्केमिस्ट से बिल्कुल कम नहीं है। इतनी फ्राइटनिंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जब भी रिलीज होगी इसका प्रेशर फील किया ही जाएगा। यहाँ पे इस जंगशू के बारे में भूल ही जाओ जो कि बस टियर 6 पे पहुंचा है। अगर ये टियर 7 पे भी पहुंच गया होता तब भी इस बैटल का आउटकम चेंज नहीं होता। एल्डर काईहुओ की स्टंड आंखें देखती है इस मेजेस्टिक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को जो कि आसमान से नीचे आ रही होती है। एक मोमेंट के बाद एक गहरी सांस लेते हैं। अब जब वो दोबारा जियान को देखते हैं तो उनकी नजर भी शेक हो रही थी। एल्डर काईहुओ के मुंह से एक डिसबिलीफ से भरी होर्स आवाज बाहर आती है। वो कहते हैं लेवल 7 का एल्केमिस्ट, किसी भी एल्केमिस्ट की फंडामेंटल एबिलिटी होती है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, क्योंकि इसी पे रिलाई करते हुए फ्लेम को कंट्रोल करेगा जिससे पिल रिफाइन हो पाएगी। इस वजह से जितनी पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होगी उस एल्केमिस्ट का लेवल भी उतना ही हाई होगा। सेंट्रल प्लेन्स के अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को देखने के बाद एल्केमिस्ट के टियर के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसी वजह से जब एल्डर काईहुओ जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को सेंस करते हैं तो वो उसके टियर को रिवील कर पाते हैं। ऑफ कोर्स एल्डर काईहुओ के दिल में एक बड़ा तूफान क्रिएट हो गया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जियान एक दोजोंग ही नहीं बल्कि उसकी मेडिसिन रिफाइनिंग स्किल्स भी इतनी खतरनाक होंगी। टियर 7 एक टियर 7 का एल्केमिस्ट, ये स्टेटस इवन सेंट्रल प्लेन्स में भी एक सिग्निफिकेंट वेट को पोजेस करता है। हमें ये जानना चाहिए कि भले पिल टावर में एक लेवल 7 का एल्केमिस्ट पीक टियर पे ना हो, लेकिन वो एक टॉप एग्जिस्टेंस कंसिडर किया जाता है। और तो जिस चीज ने एल्डर काईहुओ को सबसे बड़ा शॉक दिया था वो थी जियान की एज। इवन उनके एक्सपीरियंस के बाद भी उन्होंने अपनी लाइफ में इतने यंग लेवल 7 के एल्केमिस्ट को पहली बार देखा है। ऐसा देखी और पिल रिफाइनमेंट का टैलेंट मॉन्स्टर्स तो कहा ही जा सकता है। एल्डर काईहुओ कहते हैं लगता है ये
ओल्ड फेलो जंगशू काफी अनलकी होने वाला है। इसने शुरुआत में इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी। जब वेल्डर काईहू जंगशू के ऊपर रिग्रेट फील कर रहे थे तो फिर जंगशू के दिल में जो रिग्रेट था वेल्डर काईहू से करीब 10 गुना ज्यादा था। ऑफ कोर्स कोई भी इंसान जिसके ऊपर ऐसी खतरनाक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमला कर रही है वो काम कैसे अपीयर हो सकता है। अभी जंगशू का चेहरा कम्प्लीटली व्हाइट हो चुका था। उसकी आंखों में एक डलनेस और फियर दिखाई देता है। खुद एक एल्केमिस्ट होने की वजह से जंगशू स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को लेकर और भी सेंसिटिव था। जो मैजेस्टिक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसकी तरफ आ रही थी जंगशू को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी समंदर के सामने है। उसे इस तरीके की फीलिंग बस पिल टावर के कुछ एल्डर्स नहीं दिए। और तो सेंट्रल प्लेन्स के अंदर उन सारे एल्डर्स की रेपुटेशन एकदम खतरनाक है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन इस बार ये फीलिंग जिससे आ रही थी वो पिल टावर का कोई एल्डर नहीं था बल्कि एक यंग मैन था जिसकी एज 20 साल से कम ही लग रही थी। जंगशू की बॉडी ट्रेम्बल होती है। वो कहता है एक टियर 7 का अल्केमिस्ट, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अपनी भाषा में बोले तो सामक खन्ना तुरंत ही उसकी आंखों में क्रेजी और रूथलेस एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। वो डेफिनेटली बिलीव नहीं करने वाला था कि सामने खड़ा एक छोटा सा बच्चा एक 7 टियर का अल्केमिस्ट है जिसके बारे में वो अभी तक सपना देखता आया है। उसकी आंखों में क्रेजी एक्सप्रेशन फ्लैश ही हुआ था। हम उसे कई स्टेप्स पीछे लेते हुए देखते हैं। उसके मुंह से एक हल्की सी रोर की आवाज आती है। साथ में आई थी एक पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तुरंत ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक स्पिरिचुअल बैरियर में जो कि जंगशू को प्रोटेक्ट कर रहा था। जंगशू की आंखें टिक गई थी जियान के ऊपर। जैसे स्पिरिचुअल बैरियर फॉर्म हुआ था वो चिल्लाते हुए कहता है लड़के तू मेरे सामने छोटी मोटी ट्रिक्स नहीं खेल सकता। जंगशू की आवाज सुन के जियान अपनी आईब्रोज को रेज करता है। उसके चेहरे पे आ गई थी एक मॉकिंग स्माइल। सामने खड़ा है जंगशू एक टियर 6 का अल्केमिस्ट है लेकिन इसकी हिम्मत हो गई अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को दिखाने की। लगता है जंगशू अपनी औकात भूल गया। जियान अपनी चुटकी बजाते हुए कहता है गो। उसके मुंह से आवाज निकली थी तभी आसमान में फैली वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एकदम इकट्ठी होने लगती है। लोगों की स्टंट आंखों के सामने अपने आप को स्पिरिचुअल हैमर में ट्रांसफॉर्म कर लेती है जिसके बाद ये स्पिरिचुअल हथौड़ा जाके टकराता है जंगशू के बनाए हुए स्पिरिचुअल बैरियर से। हमारे कानों में जाती है बैंक की आवाज। जैसे ये दोनों कोलाइड हुए थे वहाँ से एक शॉकिंग स्पिरिचुअल रिपल फैलती है। ये ग्राउंड में किसी पानी की लहर जैसी लग रही थी। एक मोमेंट के बाद ग्राउंड ट्रेम्बल करता है और वहाँ पे कई क्रैक्स को फॉर्म होते हुए देखते हैं। स्पिरिचुअल बैरियर के जिस पॉइंट पे वो हथौड़ा टकराया था वहाँ से एक इनविजिबल रिपल फैलती है। जंगशू का चेहरा तुरंत ही पर्पल हो जाता है। वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को उस बैरियर के अंदर झोंक देता है। जियान अपने हाथ को आगे ले जाता है जिसे वो पॉइंट कर देता है जंगशू की तरफ। हवा में अपनी उंगलियों को कर्ल करते हुए जियान कहता है ब्रेक। जियान के मुंह से ये वर्ड बाहर निकला ही था उस हथौड़े के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी एकदम वायलेंट हो जाती है। इमीडिएटली क्रैकिंग साउंड आता है। जंगशू और सभी की शॉक आंखों के सामने उस बैरियर में बहुत सारी क्रैक लाइंस फैलने लगती हैं। जैसे जैसे इन क्रैक लाइंस की स्पीड बढ़ती है फाइनली वो स्पिरिचुअल बैरियर अब और भी इंड्योर नहीं कर पाता। आवाज आती है एक बूम की। इस बूम साउंड के साथ ही कई फ्रैगमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गया था जो कि चारों तरफ ब्लास्ट हो जाते हैं। जैसे स्पिरिचुअल बैरियर ब्लास्ट हुआ था जंगशू जो कि इससे कनेक्टेड था उसका चेहरा तुरंत ही व्हाइट हो जाता है। तुरंत ही ग्रग साउंड के साथ ये खून की उल्टी करता है। उसकी बॉडी भी पीछे उड़ के गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसके ऊपर किसी ने भारी भरकम हमला किया है। ये ग्राउंड में लैंड करते हुए पीछे घसीटता हुआ जाता है। जब जमीन में 100 मीटर से लंबा स्कार बन गया था तभी उसकी बॉडी स्टॉप हुई थी। पूरा ग्राउंड एकदम साइलेंट मोड में चला गया था। सभी की डल आंखें देखती है जंगशू को जो अभी ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। कोई नहीं जानता था कि वो डेड है या फिर अलाइव। एक इंस्टेंट के लिए कोई अपने मुंह नहीं खोलता। सिर्फ एक स्ट्राइक के अंदर एक टियर 6 का अल्केमिस्ट डिफीट हो गया और तो ये डिफीट काफी मेजरेबल है। चौंकाने की बात ये है कि जिसने ये काम किया है उसकी एज 20 साल से कम की लगती है। कुछ और मोमेंट्स के लिए साइलेंस कंटिन्यू होता है जिसके बाद किसी की गहरी सांस लेने की आवाज आती है। सभी की फायरी हॉट आंखें जाती है जियान के ऊपर जो कि अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। अब यहाँ पे कोई पागल भी ये बता देगा कि जियान का टियर इस जंगशू से हायर है। जंगशू एक लेवल 6 का अल्केमिस्ट है और अगर जियान का टियर उससे हाई है तो फिर आंसर काफी ऑब्वियस है। वो आंसर है 7th टियर। बस एक टियर 7 के अल्केमिस्ट की स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल होती है जो इतनी आसानी से एक टियर 6 के अल्केमिस्ट की ऐसी हालत कर सकता है। हम कई लोग के थ्रोट्स को रोल करते हुए देखते हैं। एक बंदा कहता है ये इंसान ये तो एक टियर 7 का अल्केमिस्ट है। इन सभी की आंखें अभी तक डल हो चुकी थी। टियर 7 अल्केमिस्ट ये कोई नॉर्मल सा हैवी वेट नहीं है, चाहे वो बर्निंग फ्लेम वैली हो या फिर हो पिल टावर। इस टियर का अल्केमिस्ट एक टॉप एग्जिस्टेंस होगा। वहीं पे चैन क्लैन के सारे मेंबर्स के चेहरों पर भी स्टंड एक्सप्रेशन होते हैं। उनकी आंखें जाती है उस जंगशू पे जिसके बारे में ये भी नहीं पता कि वो जिंदा या फिर नहीं। काफी समय बाद इन सभी के स्लैब को गटकने की आवाजें आती हैं। एक लेवल 7 का अल्केमिस्ट इस बारे में सोच के उनकी पूरी बॉडीज में चिल फैल गई थी। एक ऐसा एग्जिस्टेंस इनकी चैन क्लैन को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। बस जैसे ही वो अपना मुंह खुलेगा बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक टियर 7 का अल्केमिस्ट कितनी खतरनाक स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर सकता है इस चीज पे कोई डाउट नहीं कर सकता। चैनिया के एक्सप्रेशन बहुत ही वॉलेटाइल थे। वो कहता है ये ल्यू क्लैन आखिर एक लेवल 7 का अल्केमिस्ट इनके पास कहाँ से आया और मैंने इस इंसान के बारे में पहले क्यों नहीं सुना है। उसके दिमाग में थॉट्स एकदम जंबल वंबल हो गए थे। एक टियर 7 के अल्केमिस्ट की इतनी इंपॉर्टेंस थी कि इनके चैन क्लैन की वो औकात नहीं है कि वो इसे हायर भी कर सके। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ल्यू क्लैन ने ऐसे एग्जिस्टेंस को कैसे इनवाइट किया। चैनिया से थोड़ी दूरी पे ल्यूचिंग, ल्यूफे और बाकी के लोग इन सभी का मुंह भी अभी डब्बे की तरह खुला हुआ था और इनकी आंखें होती हैं जंगशू पे। जब जंगशू जियान के एक अटैक को भी झेल नहीं पाता तो ल्यूचिंग का ग्रुप काफी रिडिकुलस फील कर रहा था। उनके दिमाग में सवाल था ये लेवल 6 का अल्केमिस्ट है। ल्यूचिंग के पीछे खड़े जो ओल्ड मैन थे वो भी ठंडी सांस लेते हुए कहते एक लेवल 7 का अल्केमिस्ट। उनकी टोन में एक ऐसा जॉय था जिसे वो सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। वो कहते हैं ये मिस्टर तो सच में एक लेवल 7 के अल्केमिस्ट है। क्लैन हेड क्या सच में आपके फ्रेंड ने? इनकी आवाज में एक डिसबिलीविंग एक्सप्रेशन छिपा हुआ था। इन दोनों बुड्ढों की आवाज सुन के ल्यूचिंग भी काफी प्राउड फील करता है। भले ये दोनों बुड्ढे क्लैन के एल्डर्स हो लेकिन ये कभी नहीं चाहते थे कि ल्यूचिंग क्लैन हेड बने। आज वो जियान का नाम यूज करके इन्हें पूरी तरीके से सरप्राइज कर
देगा। भले ही ल्यूचिंग अपने दिल में कितना भी प्राउड फील कर रहा हो, लेकिन वो उसके चेहरे पे नहीं दिखता। वो एक फेंट आवाज में कहता है, अगर वो मेरा फ्रेंड नहीं होता तो दोनों एल्डर्स, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई और इंटरवीन करने वाला है? ये सुनकर उन दोनों के चेहरों पे एम्बेरेस्ड एक्सप्रेशन आ गए थे, लेकिन ये रिटॉर्ट नहीं करते। अगर ल्यूचिंग के फ्रेंड सच में एक लेवल 7 का अल्केमिस्ट है तो ल्यूक लैन के लिए इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। हमारा ध्यान जाता है जियान की तरफ। जैसे वो अपने हाथ को घुमाता है, आसमान में फैली वो फाइटिंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आसानी से गायब हो जाती है। वो एक स्माइल के साथ एल्डर काहीहो की तरफ देख के बोलता है, सीनियर क्या मैं जान सकता हूँ कि इस मैच का रिजल्ट क्या रहा है? जियान की जब ये आवाज काहीहो के कानों में जाती है तो उनकी आंखें जो कि जंशु के ऊपर थी वो फटाक से विड्रॉ होती है। उनके चेहरे पे एक रेयर स्माइल अपीयर हुई थी। वो हल्के से नॉड करते हैं। वो कहते हैं, यंग फ्रेंड तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। डेफिनेटली तुम इस मैच के विक्टर हो। टियान होंग सिटी के वर्म होल के मैनेजिंग राइट्स ल्यूक लैन को अगले 3 सालों तक सौंपे जाते हैं। इसी के साथ हम भी इस एपिसोड को यहीं पे फिनिश करते हैं। अब क्योंकि जियान इस मैटर में कूद गया है तो फिर उसे डेफिनेटली बर्निंग फ्लेम वैली तो जाना ही होगा। अब ऐसी बात नहीं है कि जियान वहाँ पे जाना नहीं चाहता था। हमने स्टोरी में कई बार जियान को ये बोलते हुए देखा है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बर्निंग फ्लेम वैली जाना चाहूंगा। जियान को 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से ज्यादा स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के बाकी के 2 चेंजेस इंटरेस्ट करते थे। ऑफ कोर्स ऐसा होने के बहुत हाई चांसेस है कि जियान को इस टेक्निक के साथ साथ कुछ और भी मिल जाए। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या मिलने वाला है, बस सीनियर्स पे डिपेंड करेगा कि कब मिलने वाला है। चलो ज्यादा पहेलियां न बुझाते हुए सीधे बात करते हैं। कल जियान जाने वाला है बर्निंग फ्लेम वैली। बीच में कई सरप्राइजेस भी आपको देखने को मिलेंगे और एंड में हम मिलने वाले हैं बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर से, जिसे ये लोग कह रहे हैं वैली चीफ। यार ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखना, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ इंप्रूव कर सकता हूँ तो प्लीज वो भी बताना। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से कर दो, क्योंकि ये